खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। पनामा पेपर लीक्स मामले में ऐश्वर्या रॉय से पूछताछ जारी है। ये पूछताछ नई दिल्ली में ईडी के दफ्तर में हो रही है। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस सिलसिले में तफसील बता रहे हैं। लीक्स मामले में ऐश्वर्या राय ईडी दफ्तर इसी जामनगर हाउस में आई हुई हैं। बताया यह जा रहा है कि ईडी ने 2 से 3 बार समन ऐश्वर्या राय बच्चन को भेजा था। उसके बाद इस पूरे मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए उनको बुलाया है। चूंकि आज ऐश्वर्या राय बच्चन ईडी के इसी जामनगर हाउस में आई हैं, जहां पर उनके क्वेश्चनिंग चल रही है। हालांकि ये भी जानकारी बताई जा रही है कि ये जो गाड़ी है यानी कि DL 1ZA6545, इसी गाड़ी से फिलहाल ऐश्वर्या राय बच्चन यहां पर पहुंची हैं। हालांकि ईडी के तमाम जो अधिकारी हैं वो यहां पर जामनगर के इसी ईडी दफ्तर में ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ कर रहे हैं। चूंकि इस पूरे मामले में पहले ही ऐश्वर्या राय बच्चन के द्वारा बताया गया है कि जो तमाम आरोप टैक्स को लेकर लगाए गए थे वो फिलहाल बेबुनियाद हैं, लेकिन बावजूद इसके फिलहाल इस पूरे मामले में लगातार पूछताछ की जा रही है। न केवल ऐश्वर्या राय बच्चन बल्कि उनके परिवार से जुड़े लोगों का भी नाम है। हालांकि ईडी के द्वारा ये भी बताया गया है कि एक शेयर कंपनी बनाई गई थी जिसकी डायरेक्टर थी ये, और इस पूरे मामले में जो पूछताछ है वो चल रही है। अगर अमिताभ बच्चन की बात करें तो वो भी पहले नकार चुके हैं कि जो भी भारत का कानून है उसी कानून के हिसाब से उन्होंने काम किया है। लेकिन ईडी ने जो इस पूरे मामले में जांच किया है उस जांच के मुताबिक ये बताया गया है कि साफ तौर से कई ऐसे लोग हैं, न कि राजनेता, और कई ऐसे बॉलीवुड के लोग हैं जो फिलहाल उन्होंने टैक्स को बचाने के लिए बाहर पैसे को भेजा है। बहरहाल पूछताछ जारी है। देखना बेहद अहम होगा कि इस पूरे मामले में ईडी जल्द और क्या बातें कह रही है। लेकिन कैमरामैन सत्यप्रकाश के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। हम ओमिक्रॉन से निपटने के लिए तैयार हैं, सूरत हाल पर हमारी नजर है। ये कहना है मरकजी वजीर सेहत का। उन्होंने राज्यसभा में बयान देते हुए कहा कि मुल्क में ओमिक्रॉन के 161 मामले दर्ज किए गए हैं। वजीर सेहत ने कहा है कि बच्चों के लिए जल्द वैक्सीन की फराहमी होगी। 58% आबादी को वैक्सीन की दोनों खुराकें दी गई है। 23,000 करोड़ रुपीज का पैकेज 2 के माध्यम से ये पैसे सभी स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, और स्टेट गवर्नमेंट उसको क्या करेंगे? स्टेट गवर्नमेंट ये पैसे के माध्यम से अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बेड बनाएंगे। शायद बच्चों में इफेक्ट हो तो बच्चों के लिए भी सेपरेट बेड बनाया जाए, उसके लिए ICU केयर यूनिट बनाया जाए बच्चों के लिए, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वेंटिलेटर की व्यवस्था की जाए, और उसमें से हर डिस्ट्रिक्ट में 1 करोड़ रुपया का बफर स्टॉक किया जाए। उसमें सारी व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर तैयार हो जाए। जम्मू कश्मीर में असेंबली हलकों की अजसर नौ तश्कील के लिए कायम हदबंदी कमीशन की दूसरी मीटिंग दिल्ली में मुनक्किद हुई। मीटिंग की अहम बात यह रही कि इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस अरकान पार्लियामेंट भी शामिल रहे। उन्होंने कमीशन की पहली मीटिंग का बाइकॉट किया था। बताया जाता है कि कमीशन ने खित्ते जम्मू के लिए मजीद 6 और कश्मीर के लिए 1 असेंबली सीट बढ़ाने की तजवीज रखी है। इस तरह जम्मू में असेंबली हलकों की तादाद 43 होगी और कश्मीर में ये सीटें 47 होगी। ST तबके के लिए 9 और SC के लिए 7 सीटें मुख्तस रखने की तजवीज है। कमीशन के एसोसिएट मेंबरान से अपनी तजावीज 21 दिसंबर तक फराहम करने को कहा गया है। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कमीशन के काम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंबरान भी कमीशन के कामकाज से मुतमईन है। Held meeting and all the associate members, they committed themselves to cooperate with the functioning of the commission, and the commission has also done a tremendous job. We must appreciate they have followed certain laid down parameters on the basis of which they have come out with a document which is very objectively done, and all the associated members, regardless of their party or political affiliations, not only appreciated the work done by the Delimitation Commission, but also committed that they would, in future also, for the rest of the exercise, cooperate in all possible means. National Conference members were there, and they were also satisfied with the parameters which were being followed by the Commission. So, तो ये ऐसा कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी राजनीतिक
दबाव के कारण कोई काम हो रहा है, एंड आई थिंक एवरीबडी एग्रीड ऑन दैट। इलेक्शन कब होगा इसका फैसला चुनावी आयोग करता है, विच इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, एंड द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफियर इन द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। परिसीमन आयोग के लेकर महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाए, कहा ये बीजेपी का आयोग है, बहुत अल्पसंख्यकों के खिलाफ बहुसंख्यकों। No, I think that amounts to actually abusing the sanctity and propriety of the Constitution of India, which should not be done by any mature politician. The Delimitation Commission is doing it's following a timeline depending upon the parameters that they usually follow, and I think in the course of time because they have still to gather inputs. नेक्स्ट मीटिंग होगा सर इसका? No, there are parameters laid down which have to be followed by the Delimitation Commission, and I appreciate that they are following it. So it can't be that I need a constitution, so I'll get it, or you need a constitution, so they'll follow. जम्मू कश्मीर में महकमे बिजली के मुलाजमीन की हड़ताल और एहतजाज आज तीसरे रोज भी जारी है। इसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई बुरी तरह मुतासर हुई है। कई इलाकों में इंतजामिया ने बिजली सप्लाई की बहाली के लिए फौज और पुलिस की मदद हासिल की है। इस बीच जम्मू में एहतजाजी मुलाजमीन के नुमाइंदों और इंतजामिया की बीच बातचीत भी हो रही है। न्यूज़ 18 उर्दू नुमाइंदे शबीर अहमद इस हवाले से तफसीलात फराहम कर रहे हैं। कश्मीर में पावर इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉइज की आज मुसलसल तीसरे रोज भी हड़ताल जारी है, कामचोर हड़ताल पे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है शायद जम्मू कश्मीर में कि फौज को बुलाना पड़ा पावर की बहाली के लिए, रेस्टोरेशन के लिए। ऐसा क्यों हुआ? मुलाजमीन क्यों हड़ताल पे हैं और गवर्नमेंट उनके साथ बातचीत के जरिए मसला क्यों हल नहीं करना चाहती या कर नहीं रही है? इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जो पावर इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वीनर हैं माजिद। पहली बात ये कि सरमा का वक्त है, लोग इस वक्त वैसे भी परेशान रहते हैं बिजली की वजह से, और आपने यही वक्त चुना ये हड़ताल करने के लिए, क्यों? देखिए, जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है, इस टाइम एक प्रपोजल है टू फॉर्म ए जॉइंट वेंचर कंपनी जो पावर डिपार्टमेंट की एक कॉरपोरेशन है पीटीसीएल और पावर ग्रिड के दरमियान, जो कि एक प्राइवेट कंपनी बनेगी, जो कि यहाँ पे जो भी पावर के एसेट्स क्रिएट होंगे, जो कि रियासत के लोगों के एसेट्स है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटर पे एक प्राइवेट कंपनी को दिया जाए। ये हमने सिलेक्ट नहीं किया ये टाइमिंग। वी आर एजिटेटेड बिकॉज अगर हम आज यहाँ पे खड़े नहीं होते शायद ये दिया भी गया होता। ये हमारी वजह से है कि हम यहाँ पे एजिटेट होके यहाँ पे खड़े हुए कि गवर्नमेंट ने वो प्रपोजल साइन नहीं किया। मतलब ये आप कहना चाहते हैं कि ये जो जॉइंट वेंचर हो रहा है पावर ग्रिड उसके साथ, इससे आपकी नौकरियों को खतरा है, और आप साथ में ये कह रहे हैं कि ये तो यहाँ के जो एसेट्स हैं उनके लिए भी खतरा है, ये मतलब है? बिल्कुल। आज यहाँ पे जो भी मुलाजिम है, जो भी इंजीनियर यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये सिर्फ अपने लिए यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ है, ये पूरी जेके यूटी रियासत के लिए खड़ा हुआ है। क्योंकि जो भी एसेट्स यहाँ पे पावर डिपार्टमेंट के एसेट्स पिछले 50 साल से यहाँ पे क्रिएट किए गए, वो एसेट्स यहाँ के लोगों के हैं। उन एसेट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्लेटर पे किसी भी प्राइवेट कंपनी को देने नहीं देंगे। दैट इज व्हाई वी आर एजिटेटेड। बातचीत का क्या हुआ? गवर्नमेंट कहती है कि हम हमदर्दाना गौर करने के लिए, सिंपैथेटिक जो वर्ड यूज किया गया, इस पे गौर कर रही है, बातचीत हो रही है, फिर क्या है कि जिस पे बात बनती नहीं? देखिए, हमने 12 तारीख को अपना एक मेमोरेंडम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को पेश किया, जिसमें हमने 7 दिन का टाइम उनको दिया कि हम एजिटेट हो रहे हैं, जिसमें हमने 4 पॉइंट्स का जिक्र किया है, और उन 4 पॉइंट्स पे गवर्नमेंट हमें कोई रिटन एश्योरेंस दे दे। और वो 7 दिनों के बाद जब हम यहाँ पे धरना पे बैठे, तब हमारे ही लोगों को, जिसमें हमारे कुछ सीनियर इंजीनियर साहिबान और एमडी साहिबान, जो कि सिर्फ एक कॉर्पोरेशन को हेड कर रहे हैं, जो कोई एडमिनिस्ट्रेशन से है नहीं, उनको भेजा जा रहा है, उनको हमारे साथ बात करने के लिए भेजा। नथिंग कंक्रीट, नथिंग रिटन। देखिए, हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं, जो कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडीडी। और हम सैलरी की बात कर रहे हैं, अगर मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूं, मेरी सैलरी भी वैसे ही वागुजार की जाए जैसे किसी और गवर्नमेंट मुलाजिम को वागुजार की जाती है, ट्रेजरी के थ्रू। हमें भीख मांगनी पड़ती है हर महीने ग्रांट एंड एड के लिए, जो 3-3 महीने 4-4 महीने हमें नहीं मिलती, हमारी सैलरीज डिले होती। आप कहना चाहते हैं कि सरकार इस पे सीरियस नहीं है बातचीत पे, मतलब ये आपका,
क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपके इंजीनियर्स को ही भेजा जा रहा है। देखिए, अगर सीरियस होती तो फिर हम यहाँ पे एजिटेट नहीं कर रहे होते। तकरीबन 20,000 मुलाजमीन सरापा एहतजाज है। कहते हैं कि ये तंग आमद व जंग आमद वाली सूरत हाल है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लोग यहाँ पे परेशान हैं। जम्मू में तो सूरत हाल वाज़ा है कि फौज को बुलाया गया है। कश्मीर में भी जहां कहीं भी बिजली का ट्रांसफार्मर, कोई भी तार खराब हो जाती है, उसकी मरम्मत करने वाला कोई नहीं रहता। कई इलाकों से खबरें आ रही है कि यहाँ पे अब बिजली मुयस्सर नहीं है। सर्दी के अयाम है, -5.8 कल रात को दर्ज हरारत था। ये आप देख सकते हैं कि मुलाजमीन यहाँ पे बेमना में एक जमीयत बड़ी एहतजाजी धरना पे मुसलसल है। सरकार फिलहाल इस मूड में नहीं दिखाई दे रही है कि वो इन मुलाजमीन के मुतालबात माने। वो ये तो कहते हैं कि हम हमदर्दाना गौर करेंगे, लेकिन मुलाजमीन चाहते हैं कि कम से कम प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लेवल पे उनसे बात की जाए और जो उन्होंने मांगे मुतालबात रखे हैं उन पे कोई रिटन लिखित एश्योरेंस दी जाए। जहांगीर अयूब के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। मरकजी वजीर बराए तवानाई आर.के. सिंह का कहना है कि महकमे बिजली के मुलाजमीन की हड़ताल से कुछ फीडर्स मुतासर हुए हैं, मगर उनको बहाल करने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि मुलाजमीन की नुमाइंदों से बातचीत की। हमारे नुमाइंदे, आइए सुनते हैं। देखिए, जहाँ तक की सिचुएशन है वो माइनर कहीं इम्पैक्ट हुआ है। बाय एंड लार्ज वो सिस्टम चल रहा है। वैली में तो पूरा चल रहा है। जम्मू में खास तौर से दिक्कत आ रही है। जम्मू में भी बाय एंड लार्ज जितने फीडर्स हैं उसका हमने मॉनिटरिंग किया है, तो उस हिसाब से कुल मिलाकर करके 15-20% फीडर ही इफेक्टेड है, बाकी फीडर इफेक्टेड नहीं है। लेकिन जैसे कि हमने कहा, एम्प्लॉयज़ यूनियन से बातचीत चल रही है। उनके क्या क्या डिमांड है, क्या शिकायतें हैं। थैंक यू। इसी के साथ वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के पहले ही दिन से हुकूमत और अपोजिशन की बीच ठनी हुई है। कई इश्यूज पर बहस नहीं कराई जाने को लेकर अपोजिशन बरहम है और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामे का सिलसिला मुसलसल जारी है। ऐसे में आज मरकजी हुकूमत ने 5 सियासी जमातों की मीटिंग तलब की थी, जिनके मेंबरान पार्लियामेंट को राज्यसभा से मुअत्तल किया गया है। इस मामले पर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान तातुल भी बढ़ गया है। ताहम अपोजिशन ने हुकूमत की जानिब से सिर्फ 5 सियासी जमातों के रहनुमाओं को भेजे गए दावतनामे को मुस्तरद कर दिया। कांग्रेस के राज्यसभा रुकन मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक खत लिखकर तमाम अपोजिशन पार्टियों को मीटिंग में तलब करने का मुतालबा किया था। खड़गे ने मरकजी हुकूमत पर अपोजिशन में फूट डालने की कोशिश का इल्जाम लगाया। वहीं कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि हम पार्लियामेंट में लखीमपुर खीरी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, लेकिन सरकार उठानी नहीं दे रही है। साथ ही लद्दाख का मुद्दा उठाना चाहते हैं, लेकिन इस पर भी सरकार रोक लगाई हुई है। पार्लियामेंट चलाने का काम सरकार का है और उल्टा सरकार अपोजिशन पर झूठा इल्जाम आयद कर रही है। ने पार्लियामेंट हाउस में लद्दाख के बारे में एडजर्नमेंट मोशन रखा था, उनकी स्टेटहुड के बारे में। वहां पे काफी गुस्सा है, काफी दर्द है। हम इसको यहां उठाना चाहते थे, मगर सरकार ने उठाने नहीं दिया। लद्दाख की जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं और जो आपका मुद्दा है उसको हम उठाएंगे और जो आपकी लड़ाई है एक साथ हम उस लड़ाई को जीतेंगे। नहीं देखा, आरोप कुछ नहीं है, क्लियर बात है। हम चाहते हैं कि सरकार जो उनका मंत्री है उसको हटाए और लखीमपुर खीरी के मामले पर डिस्कशन करने दे। सरकार करने नहीं देती। हम लद्दाख का मुद्दा उठाना चाहते हैं, सरकार उठाने नहीं देती। जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, किसानों का हम मुद्दा उठाना चाहते थे, सरकार नहीं उठाने देती। हमारे लोग सस्पेंड हुए, सरकार उसके बारे में चर्चा नहीं करने देती। और फिर आप कह रहे हो कि भैया सरकार कहती है कि हम हाउस नहीं चलाने दे रहे। जिम्मेदारी सरकार की होती है, आप जाके पढ़िए, रूल्स पढ़िए। जिम्मेदारी सरकार की होती है हाउस चलाने की, हमारी नहीं होती है। और सरकार की यह भी जिम्मेदारी होती है कि डिबेट को वो चलने दें। वो पूरा पेगासस का मामला था, वो इंटरनेशनल मामला था। किसी और देश में हिंदुस्तान का डेटा रखा गया था, उसकी चर्चा नहीं होने दी। तो ये पूरा लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, नॉन स्टॉप हो रहा है। इसलिए हम यहां लड़ रहे हैं। मगर मेरा मेन लक्ष्य यहां पे जो लद्दाख का मुद्दा था उसको उठाने का था। और मैं फिर दोहराना चाहता हूं, लद्दाख के सब लोगों को कहना चाहता हूं, डरो मत, जो आपका है वो आपको मिलेगा। दूसरी जानिब मरकजी हुकूमत ने अपोजिशन जमातों पर इल्जाम लगाया है कि अपोजिशन बातचीत और बहस करना ही नहीं चाहती। हुकूमत के मुताबिक अगर अपोजिशन बातचीत करना चाहती है तो वो आज बुलाई गई मीटिंग में जरूर आते। मित्रों, आज बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय प्रहलाद जोशी जी ने माननीय चेयर के आदेश पर और जो बात विपक्ष बार बार कह रहा था उस हिसाब से आज मीटिंग बुलाई थी। सभी जो 5 पार्टी के माननीय सदस्य सस्पेंड किए गए उन 5 नेताओं को बुलाया गया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो मीटिंग तक के लिए नहीं आए। हम हाउस की डिग्निटी और डेकोरम को रिस्टोर करने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं, लेकिन विपक्ष की भूमिका बहुत स्पष्ट नजर आती है कि वो ना चर्चा करना चाहते हैं, ना डिबेट करना चाहते हैं, हाउस की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं और उनके मन में डिसरप्शन और डिस्टर्बेंस के अलावा कुछ नहीं है। बाहर आके बयान देना कि हम हाउस में चर्चा करना चाहते हैं, उसके बदले हाउस को अच्छी तरीके से चलाने के लिए आके बात करें।
लोकसभा में इंतखाबी कवानीन तरमीमी बिल 2021 मंजूर हो गया है। इस बिल के पेश करते ही अपोजिशन ने इस बिल को आइन और जमहूरियत के खिलाफ करार देते हुए हंगामा शुरू कर दिया। इस बिल के तहत इंतखाबी फहरिस्तों यानी वोटर आईडी को आधार से जोड़ने की तजवीज है। इस बिल में पहली बार वोटरों को वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए 1 साल में 4 मौके फराहम करने की तजवीज है। फिलहाल 1 जनवरी को या इससे पहले 18 साल के होने वालों को बतौर वोटर रजिस्टर्ड करने की इजाजत है। पंजाब में 24 घंटे के अंदर हुजूम तशद्दुद के 2 वाकयात का अक़लियती कमीशन ने सख्त नोटिस लिया है। अक़लियती कमीशन ने इस सिलसिले में तफसीली रिपोर्ट दाखिल करने के लिए पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को एक नोटिस भेजा है। हमारे नुमाइंदे ने अक़लियती कमीशन के सदर इकबाल सिंह लालपुरा से इस सिलसिले में खुसूसी बातचीत की। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरपर्सन हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इकबाल सिंह लालपुरा जी। जिस तरीके से आपने पंजाब में हुए बेअदबी की घटना पर संज्ञान लेते हुए सुमोटो नोटिस जारी किया है, कैसे होगा न्याय? न्याय तो होना चाहिए, इसीलिए सरकार से रिपोर्ट मांगी है। हरमंदर साहब की और निज़ामपुर की दोनों घटनाएं चिंता का विषय है। चाहे निशान साहब हो, चाहे श्री गुरु ग्रंथ साहब हो, ये धर्म के हमारे पूजनीय चिन्ह हैं। इनका सत्कार होना चाहिए और सुरक्षा होनी चाहिए। जिस तरह की घटना निकलकर सामने आई, उस घटना के बाद राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर हैं और कहीं माना जा रहा है कि पंजाब की सेंटीमेंट हर्ट्स ना हो जाएं, उसको लेकर केंद्र सरकार ने भी वहां पर सतर्कता रखने को कहा है कि जो भी धार्मिक स्थल हैं वहां पर डिप्लॉयमेंट किया जाए, वहां पर आदमी सजग रहे और तैयार रहे कि किसी प्रकार की घटना ना हो। हाँ, ये सरकार की जिम्मेवारी है स्टेट की कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे और धार्मिक स्थानों को सुरक्षा प्रदान करे। तो हमने 26 तक उनसे रिपोर्ट मांगी है और देखते हैं क्या इसमें पीछे वजह यही है कि सच लोगों के सामने होना चाहिए। जो दोषी हैं वो पकड़े जाने चाहिए और जो पूरी कॉन्स्पिरेसी इफ़ इट इज़ देयर तो एक्सपोज होनी चाहिए। इससे पहले भी बेअदबी की कई घटनाएं निकलकर सामने आई हैं, उन पर अब तक इंसाफ नहीं हुआ है। पंजाब सरकार ने SIT का गठन ज़रूर कर दिया है, मगर अभी भी इंसाफ का इंतज़ार है। देखो, 1978 के बाद बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं जहां अगर इसीलिए पंजाब में जो माहौल ख़राब रहा है, तो मैं समझता हूं सरकार को अपनी जिम्मेवारी का एहसास करना चाहिए और लोगों को इंसाफ देना चाहिए। एक सवाल और लालपुरा जी, जिस तरीके से पंजाब असेंबली की बात करें तो 2018 में एक मांग उठी थी कि सेक्शन 295A में अमेंडमेंट किया जाए और जो भी लोग बेअदबी करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सख्त से सख्त सजाओं को निर्धारित किया जाए। आप कैसे देखते हैं? उनकी मांग है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इस तरीके का एक अमेंडमेंट किया जाए ताकि जो भी व्यक्ति बेअदबी करता हो उसके खिलाफ सजा सुनाई जा सके, उसके खिलाफ सख्त कानून लाया जा सके। देखो, ये सरकार के विचाराधीन बात है। एक सरकार दूसरी सरकार को अगर कोई बेनती करती है तो केंद्र सरकार भी उसको पूरे स्थिति को स्पष्ट कर जो ध्यान में रख के कार्रवाई करेगी। तो ये हमारे साथ बात करने के लिए इकबाल सिंह लालपुरा साफ तौर पर उन्होंने पंजाब सरकार को नोटिस भेजा है और ये मांग की है कि 26 तारीख तक हमें जवाब दे। पंजाब में जो घटना घटी है, जो बेअदबी हुई है, उसको लेकर रिपोर्ट पेश करे। कैमरापर्सन अनिल के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दी इजाजत। आदाब।